हेलो फ्रेंड, आपका जी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। इससे पहले लेक्चर 10 में हमने देख चुका है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम द्विबीजपत्री में पढ़ रहे थे उससे मतलब उसमें से आधा पोर्शन जो है वह एक बीजपत्री में आता है। जो पोर्शन आएगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो हम चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जैसे द्विबीजपत्री में क्या हुआ था, एक युग्मनज था, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था। ठीक है, तो सेम वही पोर्शन यहाँ पर भी रहेगा। एक बीजपत्री में क्या होगा, युग्मनज रहता है। ठीक है, 2n के फॉर्म में रहता है। अब इसमें क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। जब इसमें क्या होता है कि अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था तो क्या हुआ था, इसमें विभाजन हुआ तो वो भी असमान रूप से। असमान होने का मतलब क्या हुआ, एक कोशिका छोटी बन गई थी और एक कोशिका बड़ी बन गई थी। तो सेम यहाँ पर भी वही रहेगा। क्या इसमें एक कोशिका जो है छोटा बन जाएगा, ये रहा। देखिए, एक छोटी कोशिका बन गई, एक बड़ी कोशिका बन गई। अब क्या होता है, देखिए जब यह अवस्था आ जाती है तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो नीचे वाला भाग है यह वृद्धि करने लगता है। ठीक है, द्विबीजपत्री में क्या था कि इसमें सेल डिवीजन होने लगता है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। केवल वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें ऊपर वाली कोशिका जो है वैसे ही रह जाती है और नीचे वाला जो है यह फूल करके इस रूप में आ जाता है। ठीक है, और द्विबीजपत्री में क्या था कि इस तरह से कोशिका थी, इसने सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से करते हुए लास्ट में एक फूली हुई संरचना बना ली थी। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इस तरह ये वाला जो भाग है इसमें नहीं होता है, ये डायरेक्ट फूल जाता है। और इस कोशिका का नाम हम लोग रख देते हैं निलंबक कोशिका। ठीक है, निलंबक और चूसक एक बीजपत्री में दोनों का कार्य करता है। मतलब आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, निलंबक प्लस चूसक कोशिका। अब ये दोनों क्या करते हैं, तो देखिए चूसक का मतलब क्या है, चूसने का कार्य करेगा, मतलब यह भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो ये मतलब दोनों की तरह कार्य करने लगता है एक बीजपत्री वाले में। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जैसे ही यह अवस्था आ जाती है तो इसमें ये वाली जो कोशिका है, अब इसमें क्या होगा, सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न होने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब इसमें एक होता है विभाजन। विभाजन कैसा होगा, एक अनुलंबी विभाजन न होकर के अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन। अब अनुप्रस्थ विभाजन क्या होता है, देखिए अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब क्या हुआ, हमने द्विबीजपत्री में क्या किया था, एक कोशिका लिया था और उसके नीचे इस तरह से ढेर सारी कोशिका ने सेल डिवीज़न की हुई थी और नीचे एक फूली हुई संरचना थी। इसमें हमने इस तरह से कोशिका को विभाजन के रूप में दिखाया था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका है इस रूप में विभाजन न करके यह इस रूप में विभाजन करती है। ठीक है, तो ये होता है अनुप्रस्थ और ये वाले जो है ये होता है अनुलंब। ठीक है, मैथ में हम लोग पढ़ते थे ना 10th में, क्या होता था कि ये अनुलंब कहलाता था और ये अनुप्रस्थ। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ और ये लॉन्गिट्यूडिनल हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर केवल एक हो रहा है। ठीक है, एक ही बार होगा अनुप्रस्थ विभाजन। जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें ये हो गया अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो गया। जब यह रूप आ जाता है तो ये वाला जो पोर्शन है ये सेम का सेम उसी तरह से उतर जाता है, मतलब इसी तरह रहता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो ऊपर वाली कोशिका है इसको क्या कहेंगे और नीचे वाली जो कोशिका है इसको क्या कहेंगे। जैसे हमने द्विबीजपत्री वाले में क्या किया था कि ऊपर वाली जो कोशिका थी उसका क्या नाम हमने रखा था, अध्याधार कोशिका, और नीचे वाली जो है ये मतलब जो आधार से जुड़ी हो उसका हमने नाम रखा था
आधारधार कोशिका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री में जब एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ऊपर वाले जो है, ऊपर मतलब सोचिए शीर्ष पर है, मतलब ऊपर सिर पर है एक तरीके से देखा जाए तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं शीर्ष कोशिका। ठीक है, ऊपर का हो गया शीर्ष कोशिका और नीचे जो है इस ये एक तरीके से देखा जाए तो मध्य हो गया, मतलब बीच में हो गया, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं मध्याधार कोशिका। मध्याधार कोशिका। ठीक है, अब उसमें याद कीजिए द्विबीजपत्री में हमने क्या किया था कि जो अध्याधार था और जो आधारधार था, तो अध्याधार जो था वो 3 प्रकार का था। कौन कौन सा, एक था बीजपत्र, दूसरा था प्रांकुर और तीसरा बीजपत्रोपरिक। ठीक है, और इसके नीचे जो आधारधार कोशिका था वो 2 प्रकार का था, एक मूलांकुर और एक बीजपत्राधार। तो इसमें भी सेम वही है, जो शीर्ष पर कोशिका है यह भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं शीर्ष कोशिका। ठीक है, शीर्ष कोशिका कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। पहला कौन सा, पहला क्या हो जाएगा, बीज पत्र। दूसरा कौन सा हो जाएगा, प्रांकुर। तीसरा कौन सा हो जाएगा, बीज पत्रोपरिक। बीजपत्रोपरिक। ठीक है, अब इसमें ये जो मध्याधार कोशिका है यह भी 2 प्रकार का होता है, बस नाम एक तरीके से बस चेंज हुआ है, नहीं सब वही है। जैसे आधारधार कोशिका है वही यहाँ पर मध्याधार कोशिका हो गई। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें मध्याधार कोशिका। ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक मूलांकुर हो गया, मूलांकुर, और दूसरा हो गया बीज पत्राधार। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि ये जो शीर्ष कोशिका है ये कितने प्रकार का होगा, ये 3 प्रकार का। कौन कौन सा, बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरिक। ठीक है, इन सब का इंग्लिश हमने द्विबीजपत्री वाले में लिखवा चुका है, तो हमें लगता है कि बार बार हमें लिखवाना एक ही चीज़ सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आया मध्याधार कोशिका। मध्याधार कोशिका 2 प्रकार का हुआ। कौन कौन सा, एक मूलांकुर और दूसरा बीजपत्राधार। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने याद किया ही होगा द्विबीजपत्री का, इन सब का हमने बोला था ना कि 5 नाम ही है, आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो जब आप इन 5 का नाम याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब इनका कार्य क्या होगा। तो आप एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब क्या होता है, देखिए जब यह जो कोशिका है इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है तो इसमें 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है, एक शीर्ष कोशिका और एक मध्याधार कोशिका। जैसे यह अवस्था आती है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसमें क्या होगा। देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बस यही अंतर है, नाम में क्या आ रहा है, बीजपत्री मतलब बीज पत्र आ रहा है, तो बीज पत्र में ही होगा अंतर। क्योंकि देखिए द्विबीजपत्री, एक बार थोड़ा समय लगेगा तो कैसे, लेकिन देख लेते हैं ध्यान से। द्विबीजपत्री ना लिख करके हम केवल पत्र लिखे तो क्या दिक्कत है, ध्यान बस समझना ही तो है हमें। एक बीज पत्र। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि जो ये शीर्ष कोशिका है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने आपको क्या लिखवाया, बीज पत्र। ठीक है, बीज पत्र हो गया, प्रांकुर हो गया, बीज पत्रोपरिक हो गया। फिर उसके बाद हमने लिखवाया मध्याधार कोशिका, ये 2 प्रकार का हुआ, एक मूलांकुर हो गया, एक बीज पत्राधार हुआ। ठीक है, बीज पत्राधार न कि बीज पत्र। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में किसका अंतर होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बीज पत्र का ही अंतर है। द्विबीजपत्री, द्वि का मतलब क्या हुआ, 2, मतलब 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। एक बीजपत्री का मतलब क्या हुआ, इसमें केवल एक बीज पत्र पाए जाएंगे। हम अभी आपको फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, एक फिगर बनाना पड़ेगा हमें इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इसमें ये वाला जो भाग है, इसमें ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं बीज पत्र।
बीज पत्र। ठीक है, अब इस जब बीज पत्र इसी तरह से होता है क्योंकि यह एक तरीके से भोजन को क्या करता है, स्टोर करने का कार्य करता है, मतलब संचित रखने का कार्य करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्कूटेलम। इसमें कितने स्कूटेलम पाए जा रहे हैं, एक। ठीक है, बीज पत्र कितने पाए जा रहे हैं, इसमें केवल एक बीज पत्र पाए जाते हैं। तो एक बीज पत्र में क्या होता है, केवल एक बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रांकुर। लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्रांकुर। ठीक है, अब इसी तरह संरचना जो है नीचे पाया जाता है, तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो ऊपर वाली संरचना प्रांकुर कहला रहा है, तो नीचे वाली संरचना क्या कहेगा, मूलांकुर ही कहलाएगा। सही है, मूलांकुर। ठीक है, अब देखिए मूलांकुर हो गया, प्रांकुर हो गया। अब आपको बताना होगा कि ये जो मूलांकुर हो गया, प्रांकुर हो गया, अब आपको बताना होगा कि ये शीर्ष कोशिका जो है, इसमें तीन कोशिका, मतलब शीर्ष कोशिका जो है ये तीन प्रकार का था। एक प्रांकुर हो गया, बीज पत्र हो गया, बचा क्या, बीज पत्रोपरिक बचा। और हमने आपको द्विबीजपत्री में क्या बताया था कि प्रांकुर जो होता है उसका आसपास के जो एरिया है वह बीज पत्रोपरिक कहलाता है। तो इसमें भी वही भाग है, मतलब प्रांकुर जो है इसका ये जो आसपास का एरिया है, इसमें इस तरह से जो पाया जाएगा यह होता है बीज पत्रोपरिक। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक। ठीक है, अब क्या होता है, बस ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। अब क्या हो गया, शीर्ष कोशिका का सारा हमने पार्ट दिखा दिया। ये बीजपत्र हो गया, ये बीजपत्रोपरिक हो गया, ये प्रांकुर हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारा, मध्याधार कोशिका। अब मध्याधार कोशिका में भी हमने दिखा दिया, मूलांकुर हो गया। अब मूलांकुर के बाद जितनी भी ये सारी एरिया हैं, किस कलर दिखा दे हम यहाँ पे, चलिए हम दिखा दे रहे हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, अब इसके बाद ये जितना भी, मतलब बीज पत्रोपरिक के अलावा नीचे की जितनी भी सब एरिया बचता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, बीज पत्राधार। तो इसे क्या कहेंगे, समझिए, ये जो ग्रीन में हमने दिखा है इसे हम लोग कहते हैं बीज पत्राधार। बीज पत्राधार। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमने किस किस पोर्शन को क्या क्या कहा और क्यों कहा। ठीक है, तो बीजपत्र क्यों कहा, आपको पता चल गया होगा कि एक बीजपत्र जब भ्रूण का विकास बढ़ रहा है तो इसमें केवल एक बीजपत्र पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बीजपत्रोपरिक हो गया, जो कि प्रांकुर के आसपास की जो कोशिका पाई जा रही है उसे बीजपत्रोपरिक कहते हैं। अब ये प्रांकुर हो गया, अब ये बीजपत्राधार हो गया जो मूलांकुर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो प्रांकुर है और ये जो मूलांकुर है, ठीक है, इस पे क्या होता है, ये जो प्रांकुर है इस पर एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, कोशिका का ही एक आवरण पाया जाता है, इस तरह से यह पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह इस वाले कोशिका पर भी एक आवरण पाया जाता है। अब हम इसको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। अब इसको क्या कहते हैं, देखिए, ये जो प्रांकुर है, प्रांकुर के ऊपर क्या हुआ कि एक आवरण आ गया, इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर चूल। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रांकुर चूल। ठीक है, अब ये जो मूलांकुर है, मूलांकुर पर एक आवरण आ गया, तो इससे हम लोग कहेंगे मूलांकुर चूल।
मूलांकुर चोल। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रांकुर चोल है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, कोलियोप्टाइल लिखते हैं यहाँ पर, कोलियो। ठीक है, प्रांकुर चोल को इंग्लिश में कहते हैं कोलियोप्टाइल, और ये जो मूलांकुर चोल है इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। एक बार देख लेते हैं आपको नीचे का दिख रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो बस यही हमारा आज का टॉपिक रहा कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, जिसमें हमने आपको दिखाया कि ये क्या है, ये है युग्मनज। युग्मनज, ठीक है, युग्मनज है। इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 2 कोशिका का निर्माण हुआ। 2 कोशिका में ये जो नीचे वाली कोशिका है यह विभाजन नहीं करके क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। वृद्धि करने पर यह निलंबक और चूसक दोनों का कार्य करता है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने पर हम इस कोशिका में ऊपर वाली जो कोशिका इसका नाम हम लोग रख देते हैं शीर्ष कोशिका, और ये जो बीच में है इसका हम लोग नाम रख देते हैं मध्याधार कोशिका। इसके बाद हमने देखा कि ये जो शीर्ष कोशिका है ये 3 प्रकार का होता है, मध्याधार कोशिका 2 प्रकार का होता है। फिर हमने एक बीजपत्र का संरचना बनाया। फिर हमने देखा कि ये जो एक बीजपत्र है इसमें यह एक बीजपत्र क्या करता है, भोजन को संचित करने का कार्य करता है। यह एक बीजपत्री हो या 2 बीजपत्री, दोनों में ही ये जो बीजपत्र है यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक स्कूटेलम पाया गया। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब ये जो प्रांकुर हो गया, अब इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रांकुर कहेंगे। ठीक है, प्रांकुर के आसपास का जो एरिया है इसे हम लोग बीजपत्रोपरिक कहते हैं। ठीक है, बीजपत्रोपरिक कहते हैं। अब ये जो प्रांकुर है इसके ऊपर एक आवरण आकर ढक लेता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर चोल। चोल का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का एक आवरण होना। ठीक है, मतलब उसे ढकने का कार्य कर लेना। ठीक, एक तरीके से देखा जाए तो ये आवरण ही है। ठीक है, आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर हमने ग्रीन कलर दिखाया है और यहाँ पर भी ग्रीन कलर, तो इसी का भाग ये है। जी नहीं, यह अलग है, ये अलग है। हमने कलर के माध्यम से आपको बताया है कि इस पर एक आवरण आ गया है। ठीक है, अब इसको ऊपर जो आवरण आ गया इसको हम लोग कहते हैं प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल को इंग्लिश में कहते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये नीचे वाला भाग, मतलब बीजपत्रोपरिक के अलावा नीचे वाला जितनी भी कोशिका पाई जाएंगी, जितना भी भाग बचेगा वह पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बीजपत्राधार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं क्या, मूलांकुर। मूलांकुर पर भी एक आवरण आकर के ढक लेता है जिसे हम लोग कहते हैं मूलांकुर चोल, इंग्लिश में कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से एक अक्ष निकलता है। ठीक है, अक्ष निकलेगा यहाँ से, मतलब प्रांकुर से निकलता है मूलांकुर तक आता है। इस अक्ष का नाम हम लोग रखते हैं भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहा दोस्तों, और आज का हमारा टॉपिक हमने बताया था कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम आपको दिखाते रहेंगे एक एनसीईआरटी बुक को। एनसीईआरटी बुक में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एनसीईआरटी बुक जब आप ओपन करेंगे चैप्टर 2 पुष्पिपात्रों में लैंगिक प्रजनन, तो आपको कुछ संरचना इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये वाला संरचना, पेज नंबर है 36। ठीक है, तो आपको ये वाला जो संरचना है आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो संरचना है इसको हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 36 पर। और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है तो उसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा पेज नंबर 37 पर। ठीक है, इसके अलावा भी एक जगह है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाली जो संरचना है इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अब तो हमने लगभग सब कुछ बता दिया, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया गया है जितना बताना चाहिए। इसमें ये सारे पोर्शन जो है हमने 11th से ज़्यादातर लिया हुआ है। ठीक है,
क्योंकि 12th में इतना ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं, तो कहाँ से बताएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रहा दोस्तों। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रहा आज का लेक्चर। थैंक यू।